सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीरें दिखाएंगे जिन पर पूरे देश में एक नई बहस आज छिड़ी हुई है। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब 11 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के घर पर हुए गणेश पूजन में शामिल हुए। और आज हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, ये जब आप तस्वीरें देखेंगे, कि क्या आपको इन तस्वीरों में कुछ भी ऐसा दिख रहा है जो आपत्तिजनक हो, जो असंवैधानिक हो, या फिर आपको इसमें कोई डील होते हुए दिख रही है? सबसे पहले आप जरा इस वीडियो पर गौर से नजर डालिए। अब इन तस्वीरों को लेकर मुख्य रूप से देश में 3 बड़ी आपत्तियां हैं। हमने आज जो तमाम विपक्षी नेता, तमाम लोग जो बातें कर रहे हैं, उसे बहुत अच्छी तरह से उसका विश्लेषण किया और हमें 3 बातें समझ में आई कि 3 तरह की आपत्तियां हैं। पहली आपत्ति ये कि इससे न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल उठेगा और लोगों को ऐसा लगेगा कि मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच कोई गठबंधन हो गया है। इसलिए इससे सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं और मुख्य न्यायाधीश की खुद की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। पहली आपत्ति यह है। दूसरी आपत्ति हिंदू धर्म को लेकर है, क्योंकि इसमें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और प्रधानमंत्री मोदी भगवान गणेश की आरती कर रहे हैं और हमारे देश के ही कुछ लोगों का, जिनमें बड़ी संख्या में हिंदू ही हैं, उनका कहना है कि धर्मनिरपेक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश को सार्वजनिक रूप से अपने धर्म का ऐसे प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। तीसरी आपत्ति प्रधानमंत्री मोदी की वेशभूषा को लेकर है। उनके इस गणेश पूजा में शामिल होने को लेकर है, जिसमें उन्होंने वैसी ही टोपी और पोशाक पहनी है जैसी महाराष्ट्र में मराठी समुदाय के लोग पहनते हैं। और क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत जल्द विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भी महाराष्ट्र से ही आते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इन तस्वीरों को चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में चुनाव नहीं होते तो प्रधानमंत्री मोदी शायद मराठी पोशाक और ये टोपी पहनकर मुख्य न्यायाधीश के घर गणपति पूजा के लिए जाते ही नहीं। जो लोग इन तस्वीरों को देखकर सुप्रीम कोर्ट की और मुख्य न्यायाधीश की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं, वही लोग कुछ दिन पहले तक चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में हुई धांधली, चुनावी बॉन्ड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स और मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार के मामले में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के फैसलों पर तालियां बजा रहे थे, बधाई दे रहे थे मुख्य न्यायाधीश को कुछ दिन पहले ही। इसके अलावा जो विपक्षी नेता ये कह रहे हैं कि इन तस्वीरों को देखने के बाद उन्हें यह डर है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में निष्पक्ष इंसाफ मिलेगा या नहीं, उन लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि जब वर्ष 2015 में आतंकवादी याकूब मेमन की फांसी को रुकवाने के लिए आधी रात को 3:15 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट को आधी रात पर खुलवा दिया गया था एक आतंकवादी को इंसाफ देने के लिए, क्या उस समय सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता खतरे में नहीं आई थी, जो आज आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता खतरे में आ गई है? दूसरा पॉइंट, जो लोग इन तस्वीरों को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बता रहे हैं और कहते हैं कि मुख्य न्यायाधीश इन तस्वीरों में हिंदुत्व का खुलकर समर्थन कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश क्रिसमस के मौके पर किसी चर्च में जाते या ईद के मौके पर किसी इफ्तार पार्टी में शामिल होते तो क्या तब भी इसे धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध माना जाता? और यह सवाल हम इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि वर्ष 2009 में जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने घर पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, तब उस पार्टी में उस समय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन भी शामिल हुए थे और तब इस पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं की थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं 2009 की। तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और जस्टिस बालाकृष्णन सामने एक दूसरे के खड़े हुए हैं, इफ्तार पार्टी का मौका है, लेकिन तब कोई विवाद नहीं हुआ। इन तस्वीरों में आप जिन दुकानों और गाड़ियों को जलते हुए देख रहे हैं, ये दुकानें और गाड़ियां बांग्लादेश के हिंदुओं की नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, बल्कि ये भारत है। ये भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं की दुकानें हैं, उनकी संपत्तियां हैं जिन पर आग लगा दी गई है। अगर आपको गलतफहमी हो रही है कि ये बांग्लादेश के हिंदू हैं, बिल्कुल नहीं, ये भारत की तस्वीरें हैं
और ये भारत के हिंदुओं की संपत्तियों में आग लगाई गई है, वहां दंगे हो रहे हैं। 11 सितंबर को कर्नाटक के मांड्या में हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसके लिए पुलिस ने 53 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिनमें 23 हिंदू हैं और 30 मुस्लिम हैं। ये दंगे उस समय भड़के जब हिंदू समुदाय के लोग गणेश विसर्जन के लिए एक मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा निकाल रहे थे। आरोप यह है कि जब इस शोभा यात्रा को मस्जिद के सामने काफी देर तक रोक कर रखा गया तो इससे हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच तनाव पैदा हो गया, उनके बीच झगड़ा हुआ और मस्जिद के पास से कुछ लोगों ने हिंदू श्रद्धालुओं पर पथराव किया, पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद मांड्या के इस इलाके में कई घंटे तक तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई और कुछ हिंदुओं की दुकानों को भी जला दिया गया। और यहां आपको कर्नाटक के गृह मंत्री का बयान भी आज जरूर सुनना चाहिए कि उन्होंने इसके बारे में क्या कहा। उनका कहना है कि ये सांप्रदायिक दंगे नहीं है, बल्कि मुसलमानों ने गलती से हिंदुओं पर पथराव कर दिया था। भारत में 80% आबादी हिंदुओं की है, 20% आबादी अल्पसंख्यकों की है, जिनमें लगभग 15% अल्पसंख्यक मुसलमान हैं, 2.3% ईसाई हैं, 1.7% सिख हैं, 0.7% बौद्ध हैं, 0.4% और 0.0005% पारसी धर्म के लोग हैं। और असली अल्पसंख्यक असल में ये लोग हैं जिनकी संख्या मुसलमानों से भी कहीं ज्यादा कम है, जो पूरे जनसंख्या का 1% है, आधा % है, 2% है। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि हिंदुओं की किसी शोभा यात्रा पर अल्पसंख्यक ईसाइयों ने कोई आपत्ति की हो, सिखों ने कोई आपत्ति की हो, जैनों ने कोई आपत्ति की हो, बौद्ध और पारसी धर्म के लोगों ने कभी कोई आपत्ति की हो या पथराव किया हो? कभी आपने सुना है कि सिखों ने यह कहा हो कि यह हमारा इलाका है और यहां से दूसरे धर्म की शोभा यात्रा नहीं निकल सकती? कभी आपने सुना है कि ईसाइयों ने कहा हो कि यह हमारा इलाका है और यहां से दूसरे धर्म की यात्रा नहीं निकलेगी? मांड्या के जिस नागमंगला इलाके में ये दंगे हुए हैं, वहां 63% हिंदू रहते हैं और 36% मुसलमान रहते हैं। और इससे पहले सूरत के जिस सैयदपुरा इलाके में गणपति के पंडाल पर पथराव हुआ था, वहां भी सिर्फ 17 परिवार हिंदुओं के रहते हैं और 800 परिवार मुसलमानों के रहते हैं। और आप जरा सोचिए कि इन इलाकों में धर्मनिरपेक्षता और भाईचारा, सेक्युलरिज्म, ये छुट्टी पर क्यों चले जाते हैं? ये जो सेक्युलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है, वो यहां पर छुट्टी पर क्यों चले जाते हैं? शिमला में जिस मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ हिंदुओं ने कल इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था, आज उस मस्जिद के इमाम और वक्फ बोर्ड के लोगों ने शिमला में खुद नगर निगम के दफ्तर जाकर नगर निगम से आग्रह किया है कि नगर निगम इस मस्जिद की उन तीनों मंजिलों को बुलडोजर से गिरा दे या सील कर दे जो अवैध तरीके से बनी है, क्योंकि उन्हें हिंदुओं के साथ विवाद नहीं करना, बल्कि हिंदुओं के साथ सद्भाव और भाईचारा उन्हें चाहिए। देखिए कितनी खूबसूरत बात शिमला के इन मुसलमानों ने की है और देश भर के हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी यहां से सीख लेनी चाहिए। इसलिए आज हम आपको बताना चाहते हैं कि इस योजना का लाभ किन किन लोगों को मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, आप कैसे अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं और 5 लाख रुपए तक का इलाज आप मुफ्त करा सकते हैं। यह योजना 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक ग्रामीण और एक शहरी भारत, यानी जो गांव में रहने वाले लोग हैं और जो शहर में रहने वाले लोग हैं। तो हमारे जो गांव में रहने वाले दर्शक हैं, उनके लिए पहले मैं बताता हूं कि क्या है। ग्रामीण भारत में जो परिवार एक कमरे के मकान में रहते हैं, जिनके मकान की छत कच्ची है, जिन परिवारों में 16 से 59 वर्ष का कोई पुरुष नहीं है, जिन परिवारों में दिव्यांग हैं, जो परिवार दलित और आदिवासी समुदाय से हैं और जो परिवार बेघर हैं या जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे लोग ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का लाभ ले सकते हैं। शहरों में जो लोग भीख मांगते हैं, रेहड़ी पटरी पर काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, कुली या सफाई कर्मी और माली की नौकरी करते हैं, जो लोग टेलर हैं, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं या डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, ऐसे लोग भी अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। यानी जो संगठित सेक्टर में काम नहीं करते, ऐसे तमाम लोग, क्योंकि इससे पहले जो लोग रोज मजदूरी करके अपना पेट पालते थे, उन लोगों के लिए ऐसी कोई योजना नहीं थी कि वो अपना इलाज कहीं से करा सके। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए,
राशन कार्ड, आपकी जाति का प्रमाण पत्र और आपकी आमदनी का प्रमाण पत्र, ये आपके पास होना जरूरी है। अगर आप यूपीए सरकार में आई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी रह चुके हैं तो उसका सर्टिफिकेट दिखाकर भी आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। ये कार्ड ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से बनवाया जा सकता है। ऑफलाइन आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आप सरकार के ग्राहक सेवा केंद्रों पर जा सकते हैं जो आपके इलाके में, डिस्ट्रिक्ट में होगा, जहां आपको एक फॉर्म भर के उसके साथ सभी जरूरी दस्तावेज लगाने होंगे और अगर वेरिफिकेशन में आपको इस योजना के लिए योग्य माना गया तो आपका आयुष्मान कार्ड बनकर आपके घर आ जाएगा। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सरकार की एक वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। इस वेबसाइट का URL है, आप नोट कर सकते हैं, www.pmjay.gov.in। इस वेबसाइट पर सरकार ने एक विकल्प दिया है जिस पर लिखा है एम आई एलिजिबल। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपने बारे में कुछ बातें बतानी होंगी। अगर आप अपनी सारी जानकारी इसमें भरनी होगी और अगर आप इस योजना के लिए योग्य होंगे तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर के अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर वो भी नोट कर लीजिए, 14555। इस नंबर पर कॉल करके भी ये जान सकते हैं कि क्या आपका आयुष्मान कार्ड बन सकता है या नहीं। आप अपने मोबाइल फोन में आयुष्मान ऐप को डाउनलोड करके भी ऑनलाइन आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। उसकी डिटेल्स भी आपको दे रहे हैं और ये मैंने आपको एक टोल फ्री नंबर भी दिया है। अगर आप चाहें तो इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको क्लेम लेने में कोई परेशानी हो रही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी सरकारी अस्पताल में ना जाकर किसी प्राइवेट अस्पताल में गए हैं और वहां आप उसके चंगुल में फंस गए हैं। कई बार प्राइवेट अस्पताल ये भी करते हैं कि वो आपको बुला लेंगे, पहले आपको कहेंगे कि आपका इलाज हम कर देंगे। जब आप उस अस्पताल में चले जाते हैं या एडमिट हो जाते हैं, उसके बाद अस्पताल अचानक से ये कहता है कि आयुष्मान कार्ड यहाँ नहीं चलेगा और अब आप कहीं से भी उधार लेकर या कहीं से भी पैसा लाइए और अपना इलाज कराइए, हम अलग से आपका पैसा लेंगे। आज की बड़ी खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं। इस बार के ओलंपिक खेलों में जब भारत एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया था तब हमारे देश में इसकी बड़ी चर्चा हो रही थी, लोग निराश थे और हमने भी आपको इस पर कई विश्लेषण दिखाए कि इतना बड़ा देश आखिर ओलंपिक खेलों में एक भी गोल्ड मेडल क्यों नहीं जीत पाता। लेकिन जब पैरालंपिक खेलों में भारत के दिव्यांग खिलाड़ियों ने एक नहीं 7 गोल्ड मेडल समेत कुल मिलाकर 29 मेडल जीतकर इतिहास रचा तो इन पैरालंपिक खिलाड़ियों की हमारे देश में आज चर्चा नहीं हो रही। जिन्होंने मेडल जीता उनकी चर्चा नहीं हो रही और जिन्होंने नहीं जीता था उनकी चर्चा ज्यादा हो रही। हमारे देश में टेलीविजन पर आपने देखा होगा जो रियलिटी शोज होते हैं, उन रियलिटी शोज को जीतने वाले लोगों का स्वागत करने के लिए भी कहीं ज्यादा बड़ी भीड़ आ जाती है। लेकिन जब हमारे पैरालंपिक्स के चैंपियन घर वापस लौटे तो इन्हें वो स्वागत नहीं मिला। लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन खिलाड़ियों से खास तौर पर मुलाकात की और इनमें भी कुछ तस्वीरों की बड़ी चर्चा हो रही है, जिसमें से एक ये है। ये तस्वीर नवदीप सिंह की है जिन्होंने जेवलिन थ्रो की कम हाइट वाली श्रेणी में भारत को गोल्ड मेडल जिताया और आज जब वो प्रधानमंत्री मोदी को एक कैप पहनाना चाहते थे तो इसके लिए प्रधानमंत्री अपने घुटनों पर बैठ गए और इसके बाद नवदीप सिंह ने देश के प्रधानमंत्री को कुछ इस तरह से कैप पहनाई। आज आपको ये तस्वीरें बहुत पसंद आएंगी। इससे हमारे देश के पेरेंट्स के लिए एक बड़ी खबर हम बताना चाहते हैं और बड़ी खबर उनके लिए यह है कि स्वीडन ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम को लेकर नए नियम बनाए हैं। स्वीडन में अब से 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल फोन और टीवी की स्क्रीन देखने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी और 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए भी एक निर्धारित स्क्रीन टाइम का पालन करना होगा। इसके तहत 2 से 5 वर्ष के बच्चे प्रतिदिन सिर्फ 1 घंटा, 6 से 12 वर्ष के बच्चे 2 घंटा और 12 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चे दिन भर में सिर्फ 3 घंटे ही स्क्रीन देख सकते हैं, चाहे वो टीवी हो या मोबाइल फोन हो। भारत के बच्चों में इस वक्त सबसे बड़ी बीमारी का नाम है मोबाइल फोन और सोशल मीडिया। हमारे देश के बच्चे मोबाइल फोन की स्क्रीन में अब डूबते जा रहे हैं और ऐसे बहुत सारे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को मोबाइल फोन दे देते हैं और ये सोचते हैं कि इससे बच्चा बिजी रहेगा, इससे बच्चा उन्हें परेशान नहीं करेगा, तंग नहीं करेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे देश में आजकल छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल फोन की स्क्रीन के साथ खेलते रहते हैं।
इसके बावजूद हमारे देश में बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेकर कोई कानून नहीं बनाया जा रहा, जबकि पूरी दुनिया इस पर अब कानून बना रही है।